चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 10 कंटिन्यू करें। जो चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो, इस चैप्टर में आपने अभी तक जो टॉपिक्स देखे ना, जिसमें रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग समझ रहे थे, रिफ्लेक्शन, फिर प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो समझ रहे थे। और उसके बाद हमने टॉपिक शुरू किया था, वो था स्पेरिकल मिरर से। स्पेरिकल मिरर में आते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है वो हम लोग समझ रहे थे। जिस टॉपिक में हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के पहले अलग अलग टर्म समझे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ये सब टर्म समझे थे ना। उसके बाद हमने कुछ रूल्स भी समझे थे कि अगर कहाँ से लाइट पास हो तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से आएगी, उसके 4 रूल समझे। और फिर हमने टॉपिक देखा था कि कॉनकेव मिरर में जो 6 कंडीशन आती है, 6 कंडीशन आती है, वो 6 कंडीशन हमने समझी थी, है ना। कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखो तो कहाँ पे इमेज मिलेगी, उसका नेचर कैसे होगा, ये 6 कंडीशन हमने समझी थी कि नहीं। कल वो देखा था ना, कल हमने कॉनकेव मिरर की 6 कंडीशन समझी थी। अभी हमारा दूसरा टॉपिक है जो है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। आपके टेक्स्ट बुक में कॉन्वेक्स मिरर की 2 कंडीशन सिर्फ दी गई है। कल जैसे कॉन्केव मिरर की हमने 6 कंडीशन समझी ना, वैसे ही अब कॉन्वेक्स मिरर की 2 कंडीशंस हैं। वो 2 कंडीशन हम लोग समझे कि जिसमें देखो, पहली कंडीशन है इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर में, कि अगर कॉन्वेक्स मिरर, आप ये इमेज देख रहे हो ना, कि कॉन्वेक्स मिरर ऐसे होता है बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ, कि अगर कॉन्वेक्स मिरर में पहली बार ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी रखा जाए, एट इन्फिनिटी मतलब एकदम दूर, यहाँ जैसे इमेज में देख रहे हो कि एट इन्फिनिटी रखा जाए एकदम दूर, तो उसकी इमेज कहाँ मिलेगी, उसकी इमेज मिलेगी एट द फोकस बिहाइंड द मिरर, एट द फोकस। ये तो कॉनकेव मिरर में भी रूल था कि अगर इन्फिनिटी पे रखा जाए तो इमेज हमेशा एफ पर ही मिलेगी। लेकिन ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज वो वर्चुअल मिलेगी। कैसे मिलेगी? वर्चुअल। देखो, जैसे कि यहाँ इन्फिनिटी पे ये रखा हुआ है, इनमें से अगर कॉन्वेक्स मिरर में ये लाइट जाए ना, ये जैसे तीनों एरो अगर आप देख रहे हो, ये तीनों एरोज, ये लाइट जो पास हो रही है, तो इन लाइट में पहली लाइट जैसे ये पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी? रिफ्लेक्ट होके इस तरफ आएगी। दूसरी लाइट जो आ रही है, वो दूसरी लाइट तो वहीं पे ही रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। अब और जो ये तीसरी लाइट आ रही है, वो तीसरी लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जाएगी। ये 3 एरो है ना, तो तीनों लाइट अलग अलग डायरेक्शन में, ये तीनों लाइट रियली एक दूसरे से ज्वाइंट होगी। कल हमने बताया था रियल इमेज कब बनता है, जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर सच में रियल में आपस में ज्वाइंट हो। अब एक एरो यहाँ जा रहा है, एक एरो यहाँ जा रहा है, दोनों ज्वाइंट होंगे कहीं पे? नहीं होंगे। लेकिन इसे अगर इमेजिनरी पीछे की तरफ लेके जाए ना, देखो पीछे डॉट डॉट करके दिया हुआ है, कि इसी लाइन को उल्टा अगर लेकर जाए यहाँ पे, तो यहाँ डॉट डॉट और ये लाइन भी अगर इस तरफ लेके जाए, तो पीछे एफ पे ये सब लाइन ज्वाइंट होगी। तो जहाँ पे ये लाइन ज्वाइंट हो वहाँ इमेज बनेगा ना। मतलब कॉन्वेक्स मिरर में वो कैसे इमेज बनेगा? एट द फोकस एफ बिहाइंड द मिरर। उसकी साइज कैसी होगी? तो साइज होगी हाईली डायमिनिश्ड पॉइंट साइज, कि एकदम छोटी पॉइंट जितनी। और नेचर कैसा? तो नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, के पीछे अगर वर्चुअल हो ना तो वो इरेक्ट इमेज मतलब सीधी इमेज ही मिलेगी। बरोबर। कॉनकेव मिरर में मैंने जैसे एक बताया था ना, ये याद रखना, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। आगे जो कल हमने 6 कंडीशन देखी थी कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर में ऐसा था कि उसमें हमेशा रियल और इन्वर्टेड मिलता है, रियल इमेज मिलती है और इन्वर्टेड उल्टी। सिर्फ एक कंडीशन उसमें होती है कि जिसमें वर्चुअल इमेज मिलती है। कॉनकेव मिरर में खाली एक कंडीशन, कल हमने लास्ट 6th वाली देखी थी, कि अगर एफ और पी के बीच में रखें, फोकल पॉइंट और पोल के बीच में रखो ना, तो ही सिर्फ आपको वर्चुअल इमेज मिलता है। जबकि कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इमेज मिलता है। सिर्फ एक ही कंडीशन इसमें उल्टी, कि अगर एफ और पी के बीच में रखो तो रियल इमेज मिलेगा।
देखो कॉन्वेक्स में ये जैसे कंडीशन समझी, ऐसे ही दूसरी कंडीशन समझे कि दूसरी कंडीशन इसमें दी गई है कि बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल ऑफ मिरर, क्या दिया हुआ है, बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल ऑफ मिरर, कि एक इंफिनिटी मतलब एकदम दूर और ये पोल मतलब कि ये जो पोल है ना, ये पी जो कहलाता है, उससे थोड़ी दूर रखना है। तो उससे अगर थोड़ी दूर रखें तो उसकी इमेज कहाँ मिलेगी, उसकी इमेज मिलेगी बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर, है ना, बिटवीन पी एंड एफ। इसमें से भी देखो ये दो लाइट निकल रही है, एक लाइट जा रही है यहाँ सीधी, जो है वो रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाएगी, और एक लाइट जा रही है यहाँ पर, ठीक है ना, सी की तरफ, ये सी की तरफ जो रिफ्लेक्ट होके वापस वहीं पे ही आएगी। इन दोनों को इमेजिनरी अगर पीछे लेकर जाए ना, तो वो दोनों लाइट जॉइंट होगी यहाँ पर, जो ये ए बी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस ए बी का इमेज यहाँ मिलेगा पी एंड एफ के बीच में, ये ए बी। उसकी साइज कैसी होगी, तो उसकी साइज होगी डायमिनिश्ड, छोटी, इसके कंपैरिजन में ये साइज छोटी होगी। और नेचर कैसा होगा, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा नेचर वो कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर की ये दो ही कंडीशन है, ये दो कंडीशन से याद रखना। तो हमने कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर की सब कंडीशंस देख ली ना। अब एक छोटा सा टॉपिक है हमारा कि इनके यूज कहाँ होते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के यूज कहाँ पर। तो कॉन्केव मिरर के ज़्यादातर यूज कहाँ होते हैं पता है, कि जहाँ पर हमें कोई बड़ी इमेज देखनी हो तो इसके लिए जो डॉक्टर होते हैं ना, दांतों के डॉक्टर, दांतों के या तो कान के डॉक्टर्स होते हैं, वो डॉक्टर्स ऐसे कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने जो है वो दांत या कान को जो है वो बड़ा देखने के लिए। या ऐसा बर्निंग मिरर, ऐसा बर्निंग मिरर होता है, वो कैसे, वो सोलर प्लांट या सोलर कुकर, ये नीचे भी दिया हुआ है, सोलर कुकर वगैरह बनाने के लिए ऐसा कॉन्केव मिरर यूज़ होता है। या तो टॉर्च में, गाड़ी की हेडलाइट में ये कॉन्केव मिरर यूज़ होता है, ठीक है। इन सब जगहों पर ये कॉन्केव मिरर, ज़्यादातर इनका यूज़ वो सोलर कुकर बनाने के लिए और इन गाड़ी या टॉर्च जैसी ऐसी हेडलाइट्स में, उनमें होता है। क्योंकि अब यहाँ एक दूसरा पॉइंट याद रखो, क्योंकि कॉन्केव मिरर होता है ना, वो कॉन्केव मिरर है ना, वो लाइट को डाइवर्ज करता है। कॉन्केव मिरर वो लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, ठीक है। डाइवर्ज का मतलब क्या, कि वो लाइट को फैलाता है। तो इसकी वजह से तो टॉर्च में उसका यूज होता है ना, जबकि कॉन्वेक्स मिरर है ना, लाइट को एक जगह पर जमा करता है। देखो कॉन्केव मिरर का जैसे ये यूज ना, ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर का यूज। तो कॉन्वेक्स मिरर का मोस्टली यूज कहाँ होता है, मोस्टली यूज सिर्फ होता है गाड़ियों के साइड मिरर में, या तो कोई भी जगह के साइड मिरर में, वहाँ पे ये कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है ना। गाड़ियों का साइड मिरर तो होता ही है, इसके अलावा घर में या कोई शॉपिंग मॉल में या कोई शॉप पर, हर जगह पर ऐसे साइड मिरर रखे जाते हैं। छोटा सा मिरर रखा जाता है कि जिससे दूर से कौन आ रहा है वो भी पता चल जाए। कितनी बार ऐसे घर के कॉर्नर में भी, जैसे आप ये इमेज देख रहे हो, कोई घर के कॉर्नर में भी, कोई जो है वो शॉप के बाहर या कहीं पर भी ऐसे कॉन्वेक्स मिरर रखे जाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या काम करता है, तो वो वर्चुअल इमेज बनाता है, हमने जैसे देखा अभी, कि जिससे दूर से कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आता हो ना, तो वो छोटा और क्लियर दिखाई दे, छोटे से मिरर में भी दिखाई दे। आपका जैसे गाड़ी में साइड ग्लास होता है, तो साइड ग्लास में आपने देखा है कि भाई उसमें कभी गाड़ी देखना, तो उसमें जो गाड़ी दिखाई देती है ना, वो जो साइज के कंपैरिजन में हमेशा छोटी होती है, एकदम छोटी गाड़ी दिखाई देती है और क्लियरली दिखाई देती है कि हाँ भाई इस साइड से गाड़ी आ रही है। तो उनके लिए ये कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है ना, ठीक है ना। देखो अब इनके यूज भी देख लिए ना। अब दूसरा टॉपिक है, अब ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हमारे, सुनना ध्यान से। कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस देखे। अब दूसरा एक टॉपिक आता है कि जैसे मैंने बताया कि इस चैप्टर के हमें सम्स करने हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के अकॉर्डिंग हमें जो है वो सम्स भी करने हैं, जो हम लोग देखेंगे। तो वो सम्स जब हम लोग करेंगे ना, तो उनके लिए कुछ रूल्स आते हैं। ये मिरर के और भी कोई रूल्स आते हैं, जिन रूल्स में अभी हमारा ये रूल है कि साइन कन्वेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेक्शन,
साइन कन्वेक्शन का मतलब क्या, कि अगर स्पेरिकल मिरर में आप लोग कोई भी तरह की काउंटिंग कर रहे हो, स्पेरिकल मिरर में अगर आप लोग कोई भी तरह की काउंटिंग कर रहे हो, तो वो काउंटिंग में कौन सी साइन देंगे, प्लस की या तो माइनस की साइन, वो चीज़ ध्यान रखना। तो इनके लिए सिंपल से 3 रूल आते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहला रूल ये कि कभी भी मिरर में कोई ऑब्जेक्ट रखो ना, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा जाता है। कोई भी मिरर में ऑब्जेक्ट रखोगे ना, तो वो हमेशा लेफ्ट साइड के, जैसे ये अगर मिरर बीच में प्रिंसिपल एक्सिस बनाया जाए, तो ऑब्जेक्ट हमेशा है ना लेफ्ट साइड पे, इस साइड पे ही रखा जाएगा, कभी इस साइड ऑब्जेक्ट नहीं रखा जाएगा। तो कोई भी हो ना, कोई भी तरह का एक्सपेरिमेंट या कोई भी आप इमेज अगर बना रहे हो, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट आपको हमेशा लेफ्ट साइड पे ही रखना पड़ेगा, बरोबर। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये, दूसरा पॉइंट ये, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये कि अगर कोई भी आप डिस्टेंस काउंट कर रहे हो ना, कि जैसे कि देखो ये मिरर है, कि मिरर से ये ऑब्जेक्ट ए भी रखा हुआ है ना, आपको पूछे मिरर से ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, अगर ऐसे पूछे मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, ये अगर पूछा जाए, तो ये डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा ना कि हाँ भाई 5 सेंटीमीटर दूर है, सही बात ना। तो ये चीज़ नोट करो कि जब भी मिरर से डिस्टेंस अगर लेफ्ट साइड पे ढूंढ रहे हो ना, तो उसकी साइन सम करते वक्त हमेशा नेगेटिव दी जाती है। कैसी दी जाती है साइन? नेगेटिव। कि लेफ्ट साइड पे कुछ भी हो ना, तो उसकी साइन हमेशा नेगेटिव। और अगर राइट साइड पे कुछ भी काउंट करना हो ना, राइट साइड का डिस्टेंस काउंट करना हो ना, तो उसकी साइन हमेशा पॉजिटिव दी जाती है। ठीक है, सिंपल सा यार, माइंड में रख लो। लेफ्ट साइड पे माइनस, राइट साइड पे प्लस, बस। ये सम आएगा ना, तब मैं आपको नोट भी करवाऊंगा। तो ये सिर्फ रूल है कि लेफ्ट साइड पे माइनस, राइट साइड पे प्लस। कि अगर मिरर से ढूंढना हो लेफ्ट साइड पे ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, तो 5 सेंटीमीटर दूर है, तो उसे 5 नहीं लिखेंगे, -5 लिखेंगे। अगर समझो इस साइड कुछ रखा हुआ है, समझो इमेज इस साइड बनती है ना मिरर के इस साइड, तो वो समझो इमेज इस साइड, राइट साइड कितनी दूर है वो गिनना हो, तो सब उसको प्लस में गिनेंगे। वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट की हाइट गिननी हो, ये तीसरा पॉइंट है, कि ऑब्जेक्ट की अगर हाइट हमें गिननी हो, तो वो हाइट कभी भी अगर अपवर्ड हाइट गिन रहे हो ना, ऊपर की तरफ अगर आप हाइट गिन रहे हो ना, तो उसे हमेशा प्लस में गिनते हैं। तो अपवर्ड साइड पे हमेशा जब भी हाइट गिनो ना, तो उसे प्लस में लिखेंगे। और हाइट अगर डाउनवर्ड साइड पे हो ना, हाइट डाउनवर्ड, तो उसे हमेशा माइनस में, नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, तो 3 सिंपल से रूल ये सम्स करते वक्त ध्यान रखेंगे। पहला रूल, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखो, मिरर के लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट हमेशा रखा जाता है। दूसरा, डिस्टेंस ढूंढते वक्त लेफ्ट साइड पे अगर कुछ हो तो माइनस में साइन लिखेंगे, राइट साइड पे अगर कुछ गिनो तो प्लस पे साइन रखेंगे। और हाइट गिनते वक्त अगर ऊपर की तरफ कुछ हो तो प्लस में लिखेंगे, अपवर्ड हाइट प्लस में, और डाउनवर्ड हाइट माइनस में। ठीक है ना, ये सिंपल सा साइन कन्वेंशन, मतलब के साइन के रूल्स हैं ये। और इन रूल्स के हिसाब से ही हमें जब सम्स करने हो ना, तो सम्स के लिए इस चैप्टर की ये 2 फार्मूला आती है, रिफ्लेक्शन की ये 2 फार्मूलाज, जिसे कहते हैं मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन की फार्मूला। मिरर फार्मूला ये है, ठीक है, मिरर फार्मूला ये आती है 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v + 1/u, तो इसमें v क्या कहलाता है, तो नोट कर लो, v मतलब कहलाता है इमेज डिस्टेंस। v मतलब क्या कहलाया, इमेज डिस्टेंस। u मतलब क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u मीन्स क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f मतलब, तो f तो हमें पता ही है, फोकल लेंथ, है ना, f मतलब फोकल लेंथ। तो मिरर फार्मूला ये कहते हैं कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ तीनों का रिलेशन बताती हुई जो फार्मूला है, वो ये मिरर फार्मूला, 1/v + 1/u = 1/f।
ये सिंपल सी एकदम सिंपल सम्स आते हैं, कोई जो है वो टिपिकल नहीं, साइंस में कोई टिपिकल सम्स नहीं आते, सिंपल से सम्स हैं ये फार्मूला से। और मैग्निफिकेशन की जो फार्मूला आती है ना, तो मैग्निफिकेशन की ये फार्मूला आती है, मैग्निफिकेशन कहते हैं रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का रेशियो या रिलेशन ढूंढना हो ना, तो मैग्निफिकेशन की फार्मूला आती है। तो जब हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो ना, तो डिस्टेंस के लिए ये मिरर फार्मूला लगाते हैं। और जब हमें ऑब्जेक्ट या इमेज की हाइट ढूंढनी हो ना, तो हाइट के लिए ये फार्मूला आती है h डैश अपॉन h, जहाँ h डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज एंड h मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बराबर। यहाँ तो इसकी दूसरी फार्मूला आती है -v अपॉन u, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के लिए ये फार्मूलाज याद रखना, मिरर फार्मूला और ये मैग्निफिकेशन फार्मूलाज, इनके सम्स हम लोग आखिरी में देखेंगे साथ में। अब देखो यहाँ हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, रिफ्लेक्शन। अब हम लोग चैप्टर का दूसरा पार्ट शुरू करें, जो है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब सेम पार्ट है, अब ये पार्ट हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, इसमें कोई नई चीज़ नहीं, सेम चीज़ें हैं, जो जो पार्ट हमने रिफ्लेक्शन में देखा ना, वही सब चीज़ हम लोग रिफ्रैक्शन में भी देखेंगे। तो अब सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन का मतलब समझें। पहले मुझे बताओ रिफ्लेक्शन मतलब क्या, रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? तो लाइट का कोई भी मीडियम से टकरा कर वापस आना, कि अगर यहाँ कोई मीडियम या कोई ऑब्जेक्ट हो तो लाइट का वहाँ से टकरा कर वापस आ जाना, तो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट या तो कोई दो मीडियम हो, और वो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम। कौन सा मीडियम? ट्रांसपेरेंट, मतलब जिसके आर पार देख सकते हो। रिफ्लेक्शन जो होता है ना, वो रिफ्लेक्शन ओपेक्यू मीडियम में होता है। ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये ओपेक्यू मीडियम, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, आर पार नहीं जाती लाइट, लाइट टकरा कर वापस आ जाती है, तब रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट हो तो, कि जैसे आपका जो है वो चश्मे का कांच होता है, तो ये तो ट्रांसपेरेंट है, आप सोचो यहाँ से लाइट टकरा कर वापस आएगी? नहीं आएगी ना। क्या हो जाएगा? लाइट उस कांच में से पास हो जाएगी ना। खुद ही इमेजिन करो ना, कि अगर कोई ऐसा ग्लास हो आपके पास कि जिसके आर पार आप देख सकते हो, तो उसके ऊपर अगर आप लाइट पास करते हो, तो क्या इसकी तरह वो लाइट टकरा के वापस आएगी उस ग्लास से? वो लाइट तो उसमें से पार हो जाएगी ना। तो सिंपल सा कि लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होना, इसे ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन मतलब अब डिटेल में समझो, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। यहाँ जैसे देखो कि ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे मतलब जो लाइट हम पास कर रहे हैं, समझो ये ऊपर जो मीडियम है ना वो एयर का मीडियम है, ये हवा है। और जो नीचे ब्लू कलर का जो मीडियम है ना, समझो वो वाटर का मीडियम है, ये पानी है। पानी ट्रांसपेरेंट होता है ना। आप लाइट जब पानी में पास करोगे तो क्या वो टकरा के वापस आएगी? नहीं, वो पानी के अंदर जाएगी। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करते हैं ना, तो वो लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है। यहाँ देख रहे हो ये सीधी लाइट आ रही है, लेकिन जैसे ही वो लाइट एयर से वाटर में जाएगी ना, जैसे ही वो पानी में जाएगी ना, तो एकदम सीधी नहीं जाएगी। ये लाइट ऐसे सीधी 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 नहीं जा रही है, वो लाइट थोड़ी सी बेंड हो गई, थोड़ी सी मुड़ गई। और लाइट का यही मुड़ना, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बरोबर। तो रिफ्लेक्शन मतलब, अब दोनों पॉइंट समझ लो, माइंड में बिठा लो, कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट का टकरा कर वापस आना, और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना और थोड़ा सा मुड़ जाना, तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। कि जब भी कोई ट्रांसपेरेंट हो ना, तो ट्रांसपेरेंट कोई भी मीडियम हो, कोई भी, भले एयर और वाटर क्यों, इसके अलावा कोई ग्लास हो, ठीक है ना, या कोई भी दूसरा मीडियम हो, तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है, इसे ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना, हम लोग डेली लाइफ में देखते ही रहते हैं। बहुत सारे किस्से हैं डेली लाइफ के ऐसे,
बरोबर। कि जैसे कि देखो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सबसे इजी किस्सा ये होता है कि अगर आप लोग कोई ग्लास में ये पेंसिल रखते हो ना, कोई कांच का ग्लास देखना, और उसमें पेंसिल रखो और उसमें जो है वो थोड़ा सा पानी भरो, तो आप देखोगे कि ऊपर तो आपको पेंसिल नॉर्मल दिखाई देगी, लेकिन पानी के अंदर पेंसिल देखोगे ना तो थोड़ी सी साइड में हो जाएगी, थोड़ी सी क्रॉस हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। देखा होगा ना ये शायद। हम्म, ये क्यों होता है? तो ये होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। कभी ऐसे ही नॉर्मल जो है वो ये कांच में कोई कांच के थ्रू किसी का फोटो या कुछ देखा होगा, ये जैसे दूसरे इमेज में दिया हुआ है, कभी ऐसा देखा है? तो किसी का फेस या किसी का फोटो अजीब दिखाई देता है, नहीं? एकदम सीधा नहीं दिखाई देता। कोई प्लेन अगर कोई कांच हो, एकदम सीधा कांच हो, तो सामने एकदम क्लियर दिखाई देगा, जैसे आपका चश्मे का कांच होता है, आप सामने क्लियर ही दिखाई देता है। लेकिन ऐसे कोई ग्लास में से किसी को देखो कैसे फेस उल्टा सुल्टा या थोड़ा छोटा मोटा हो जाता है। क्यों? इस रिफ्रैक्शन की वजह से। कभी पानी का ग्लास भरा हुआ हो ना, ये नोट करना, कभी पानी का ग्लास भरा हुआ हो तो उस पानी के ग्लास के पीछे आप कोई भी इमेज रखोगे ना, वो आपको इन्वर्टेड होके दिखाई देगी। कि जैसे अगर पानी के ग्लास के समझो ये एरो है, इस एरो को अगर आप पानी के पीछे रखोगे ना तो आपको एरो इस साइड दिखाई देगा। बरोबर। ये इमेज है बेटा, ये रियली आप ट्राई करके देखना। कांच के ग्लास में पानी भरना, उसमें जो है वो ये एरो रखकर उस कांच के ग्लास के पीछे रखना, इस कांच के थ्रू उसको देखना, तो आपको एरो उल्टा दिखाई देगा। ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से। कभी आपने देखा होगा कि जो है वो आप कभी नहाने जाते हो ना, तो बकेट में आप जब देखते हो, हाँ, बकेट में जब आप पानी भरते हो नहाने के लिए, तो पता है बकेट का जो नीचे का सरफेस होता है ना, वो सरफेस थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, देता है कि नहीं? हम्म? कभी अगर स्विमिंग पूल में गए हो ना, तो स्विमिंग पूल के नीचे की जो जमीन होती है ना, वो पानी में देखा करो, वो जमीन थोड़ी सी ऊपर दिखाई देगी। होती है एक्चुअली काफी अंदर तक है, लेकिन वो जमीन थोड़ी सी ऊपर दिखाई देगी। होता है ना ऐसा, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से। उसी तरह से अगर पानी में चलते हुए कोई जानवर देखते हो ना, जैसे यहाँ पर ये फिश की ये इमेज है, बरोबर, ये इमेज जो दी गई है, कि अगर कोई ऐसे फिश को देखोगे ना, तो वो रियल तो वो नीचे ही होती है, लेकिन आपको पानी में थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है। ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से। आपके ऐसे ही कोई पानी के ग्लास में कोई सिक्का पड़ा हुआ हो ना, तो उस सिक्के को देखा करो, वो सिक्का भी थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। या कांच के ग्लास में देखोगे ना, तो इवन उस सिक्के के दो इमेज दिखाई देंगे। तो ये सब भी किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन हमारे आसपास हर जगह पर फैला हुआ है कि नहीं? हम लोग भी ये देखेंगे कि इस रिफ्रैक्शन से एक्चुअली कैसे जो है वो इमेजेस बनते हैं। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट देखें और कुछ कुछ टॉपिक समझे। जो पहला आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने जैसे रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे ना, तो वैसे ही रिफ्रैक्शन के लॉज भी आते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन के दो लॉज आते हैं। सबसे पहला लॉ ये कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तो रिफ्लेक्शन में भी था, वही है। और दूसरा रूल है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये दोनों लो हम लोग ड्राइंग के थ्रू समझे। तो पहला लॉ ये बताता है कि द इंसिडेंट रे पता है ना, कि जो लाइट हम लोग पास करते हैं, ये इंसिडेंट रे। फिर दूसरा रिफ्रैक्टेड रे मतलब कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो थोड़ी सी बैंड हो जाएगी ना, तो वो थोड़ी सी बैंड हुई लाइट उसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। बरोबर ना? तो ये रिफ्रैक्टेड रे और ये दोनों जहाँ पे जॉइंट होते हैं ना, उस पॉइंट पे अगर एक इमेजिनरी सीधी लाइन बना दो, तो वो सीधी लाइन कहलाती है नॉर्मल। रिफ्लेक्शन में भी आता है ना ये नॉर्मल, आता है ना रिफ्लेक्शन में भी ये नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों ऑल लाई इन अ सेम प्लेन।
तीनों सेम प्लेन मतलब कि तीनों एक ही प्लेस पर या समझो एक ही पॉइंट से पास होते हैं, बराबर। ये पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में एक ही प्लेस पर आते हैं। क्लियर ये। और दूसरा रूल आता है कि रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रेशियो ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कांस्टेंट। कि ये इंसिडेंट रे से यहाँ पे जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बना उस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और यहाँ जो एंगल बना उस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ। तो दूसरा लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब रेशियो हमेशा सेम रहता है। रेशियो जैसे हम लोग लिखते हैं ना, जैसे वो नहीं लिखते कि मैथ्स में हम लोग लिखते हैं ऐसे 2:3, सही बात क्या नहीं। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो 2:3 है ना, तो वो हमेशा 2:3 ही रहेगा। अब देखो इसका मीन्स क्या कहते हैं कि जैसे मैंने बताया कि ये एयर का मीडियम है, ये वाटर का मीडियम। लाइट अगर एयर के मीडियम से वाटर के मीडियम में अगर आप पास करो तो वो थोड़ी सी बेंड होती है, लेकिन क्या फिक्स है कितनी बेंड होती है? और क्या लाइट हमेशा यहीं से ही पास करेंगे? अगर मैं लाइट यहाँ से पास करूँ तो भी तो बेंड होगी ना। अगर मैं लाइट यहाँ से पास करूँ तो भी तो बेंड होगी ना। तो कहीं से भी पास करो वो लाइट थोड़ी सी बेंड होगी। और उस वक्त एंगल का जो रेशियो बनेगा ना, वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट, हमेशा इक्वल ही रहेगा। कि आप कहीं से भी लाइट पास करो वो रेशियो हमेशा सेम रहेगा। ये दूसरा लॉ बताता है, ठीक है ना। तो ये लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें ये दो लॉज हमने समझे ना। इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक रूल समझे। वो समझो कि जब ऐसे अगर कोई दो मीडियम हो, समझो यहाँ पर एक सीधी लाइट है, ये एक लाइन मैंने ऐसे बनाई कि यहाँ पे दो मीडियम है। ऊपर जो है वो समझो एयर का मीडियम है, मैं ए लिख देता हूँ, कि नीचे समझो वाटर का मीडियम, ये डब्ल्यू, इसकी तरह ही। यहाँ बिल्कुल बीच में समझो ये इंसिडेंट रे जहाँ आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, ये लाइट मैंने पास की, उसके बिल्कुल बीच में एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, वो नॉर्मल ना। ये जैसे नॉर्मल की लाइन बनी हुई है, बराबर ना, ये डॉटेड लाइन, तो यहाँ जैसे ये लाइन बनाई वो नॉर्मल कहलाई ना। अब जो है वो क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये लाइन सीधी आ रही है, तो ये एयर से वाटर में जब एंटर होगी तो ये लाइट थोड़ी सी बेंड होगी। तो ये बेंड किस तरफ होगी, ये बेंड कितनी और किस तरफ होगी? कि क्या ये बेंड थोड़ी सी इस तरफ भी हो सकती है, ऐसे बेंड हो सकती है ना, कि ये लाइट सीधी आ रही है और यहाँ से इस तरफ बेंड हो गई। पॉसिबल है ना कि या तो लाइट सीधी आ रही है और वो इस तरफ भी बेंड हो सकती है, ठीक है ना, वैसे भी तो बेंड हो सकती है ना। तो क्या रिफ्रैक्शन का ऐसा कोई रूल है कि लाइट किस तरफ आएगी और किस तरफ बेंड होगी? तो हाँ, है ये रूल। और वही हमारा रिफ्रैक्शन का ये रूल आता है कि जब कोई दो मीडियम हो, सुनना ध्यान से, कोई दो मीडियम हो और वो दो मीडियम में से एक डेंसर मीडियम एक रेरर मीडियम हो, तो अब समझो डेंसर और रेरर किसे कहते हैं, ठीक है। एक मीडियम कहलाता है डेंसर मीडियम और एक है रेरर मीडियम। डेंसर मीडियम मतलब कहलाता है कि थोड़ा घाटा मीडियम, है ना, थोड़ा डार्क, थोड़ा घाटा, थिक हम लोग जो कहते हैं ना, वो डेंसर मीडियम। और रेरर मीडियम मतलब कहते हैं कि रेरर मीडियम का मतलब होता है हल्का मीडियम, ठीक है, हल्का, लाइट मीडियम। जैसे कि एयर और वाटर की आप बात करो, समझो एयर और वाटर की बात करो, तो एयर क्या कहलाता है पता है? रेरर मीडियम। एयर हल्का है, हवा हल्की होती है ना, उसके कंपैरिजन में वाटर वो डेंसर मीडियम कहलाता है। वाटर थोड़ा डेंस है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो थोड़ा घाटा या कहो थोड़ा सा थिक है। तो डेंसर और रेरर समझे ना, ठीक है ना। अब जैसे वाटर और उसके सामने ग्लास की बात करो, वाटर और ग्लास, ग्लास मतलब कोई कांच ऐसे, तो वाटर है ना, उसके कंपैरिजन में थोड़ा रेरर मीडियम कहलाया, और कांच जो होता है वो ज़्यादा थोड़ा थिक, ज़्यादा थोड़ा डेंसर कहलाया।
तो रेरर और डेंसर समझ गए ना। कोई भी दो मीडियम हो ना जिसमें से लाइट पास करते हैं, उसमें से अगर एक डेंसर और एक रेरर मीडियम है, मतलब एक थिक मीडियम है और एक थिन मीडियम या तो लाइट मीडियम है, तो रूल ऐसा आता है कि जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में अगर जाएगी ना, सुनना ध्यान से, कि अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी। यहाँ लाइट देख रहे हो ना कि रेड कलर की लाइट आ रही है कि ये डेंसर मीडियम में है। ये लाइट जब रेरर मीडियम में आएगी ना, रिफ्रैक्ट होकर जब रेरर मीडियम में आएगी तो ये नॉर्मल से, ये जो बीच में लाइन बनी हुई है नॉर्मल की, उससे दूर जाएगी। यहाँ पर देखो रूल लिखा हुआ है कि लाइट रेज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बेंड अवे मतलब वो दूसरी तरफ जाएगी, कि अगर ऐसे है कि यहाँ से अगर लाइट पास हो रही है तो वो बेंड होकर इस तरफ बेंड होगी, समझे ना, ये दूर जाएगी। और अगर समझो रेरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में लाइट पास कर रहे हैं, रेरर से डेंसर, तो वो लाइट इस नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। नॉर्मल की तरफ मतलब इस तरफ बेंड होगी। ये समझो आपके क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड बेंड होगी, और यहाँ पर होगी राइट साइड बेंड। यहाँ पे राइट साइड बेंड होगी और यहाँ पे लेफ्ट साइड बेंड होगी। इसके लिए जैसे रूल लिखते हैं कि लाइट रेज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। टूवर्ड्स द नॉर्मल मतलब नॉर्मल की तरफ। और अगर ये रूल ना याद रखो ना, वैसे ये 1-1 मार्क में ये रूल आते ही हैं, ध्यान तो रखना ही। नहीं तो ड्राइंग बनाने के लिए आप सिंपल सा याद कर सकते हो कि जब अगर लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में आ रही है ना, डेंसर से रेरर मीडियम में आ रही है, तो वो राइट साइड बेंड होगी, है ना, राइट साइड नॉर्मल से दूर जाएगी। और अगर रेरर से डेंसर मीडियम में लाइट पास हो रही है ना, तो वो लेफ्ट साइड पे बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ आएगी वो लाइट। ठीक है, ये भी रूल ध्यान आ गया ना। ये रूल्स है ना, आगे सम्स में और जो मैंने बताया ना कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस से कैसी इमेजेस बनेगी, उन इमेजेस बनाने में ये रूल्स काम आएंगे। इसलिए पहले ये रूल्स नोट करवा रहा हूँ। और इसी रूल के हिसाब से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है आपकी टेक्स्ट बुक में। आज पहले ये आखिरी एक्सपेरिमेंट समझ लें। तो एक्सपेरिमेंट है रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, कि अगर कोई एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले रहे हो, जैसे ये इमेज में दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर ग्लास, कांच का एक स्लैब मतलब कांच का टुकड़ा रेक्टेंगुलर, उसमें से लाइट पास करने से उसमें से क्या कहते हैं कि रिफ्रैक्शन कैसे होगा वो समझें। तो ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि जिसमें रिफ्रैक्शन समझाने के लिए आपको दिया हुआ है कि इसमें रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन 2 बार होता है। यहाँ देखो ये प्रैक्टिकल जो है वो ये एक इमेज दिया हुआ है, फिर आपके टेक्स्ट बुक का इमेज भी समझते हैं कि अगर आप लोग जो है वो ये पहले लाइट पास करोगे ना, यहाँ पे ये इमेज दिया हुआ है ना कि जैसे पहले लाइट आ रही है तो वो ग्लास में जैसे ही एंटर होगी ना, ग्लास में अगर एंटर होगी तो वो ग्लास में पहली बार उसका रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं, कि बाहर जो है वो हवा में से लाइट कांच में जा रही है ना, ग्लास में जा रही है, तो एक बार उसका रिफ्रैक्शन होगा ना। फिर वही लाइट जब आगे जाएगी ना, वही लाइट जब आगे जाएगी तो यहाँ पे फिर से एक बार उसका रिफ्रैक्शन होगा, कि अब वही लाइट इस कांच में से बाहर हवा में जा रही है, मतलब इस ग्लास में से हवा में जा रही है। तो ग्लास स्लैब में एक ही लाइट का 2 बार रिफ्रैक्शन होता है कि नहीं। और इस रिफ्रैक्शन से क्या होता है पता है, इस रिफ्रैक्शन से ये लाइट अपनी प्लेस थोड़ी सी चेंज कर देती है, अपनी प्लेस थोड़ी सी चेंज कर देती है। देखो ये लाइट कहाँ से आ रही है, मैं इसके पास में से ये लाइन बना रहा हूँ कि ये लाइट यहाँ आ रही है ना सीधी। अगर ये कांच नहीं होता तो ये लाइट कैसे जाती, एकदम सीधी यहाँ जाती, यहाँ पे जाती ना सीधी सीधी लाइट। लेकिन इस कांच की वजह से वो लाइट रिफ्रैक्ट होकर अपनी प्लेस बदल देती है, वो सीधी नहीं गई, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, यहाँ पे जा रही है वो लाइट। समझे। बस ये छोटा सा जो है वो ये एक्सपेरिमेंट है कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो समझाने के लिए। इस पर से फिर आगे दूसरे रूल्स बनेंगे, लेकिन ये सिर्फ छोटा सा एक्सपेरिमेंट है।
यहाँ पे आपको ये ड्राइंग में भी दिया हुआ है कि देखो ऊपर अगर एयर का मीडियम है, यहाँ पर ये ग्लास बना हुआ है और नीचे फिर से एयर का मीडियम है, 3 मीडियम आएंगे ना। कि सबसे पहले अगर लाइट यहाँ पर पास हो रही है, कि जैसे ये लाइट आप देख रहे हो, ये लाइट जो आ रही है ना, जैसे यहाँ ई और एफ लिखा हुआ है, कि ये लाइट जैसे आ रही है तो एयर से ग्लास में जाएगी। अब वो जैसे मैंने आगे बताया रूल, कि उस रूल के हिसाब से कि यहाँ एयर वो रेयर मीडियम है, हल्का है ना, और वो ग्लास वो डेंसर मीडियम है, ये भारी है। तो एयर से ग्लास में अगर जाएगी, रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो उसका रिफ्रैक्शन कैसे होगा, कौन सी साइड, लेफ़्ट या राइट? तो लेफ़्ट साइड पे होगा। इसीलिए ये जो ब्लू लाइन आ रही है, वो ब्लू लाइन देखो कि यहाँ से जो लाइट आ रही है वो रिफ्रैक्ट होकर थोड़ी सी लेफ़्ट साइड पे बेंड होगी ना, तो थोड़ी सी लेफ़्ट साइड यहाँ बेंड हो रही है। फिर अब यहाँ पर वो लाइट यहाँ ग्लास से बाहर एयर में जा रही है, मतलब कि ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। तो अब वो लाइट कहाँ पर बेंड होगी, लेफ़्ट या राइट? तो राइट साइड पे। तो ये ब्लू लाइन लास्ट में देखो जो GH लिखा हुआ है, कि इस नॉर्मल से थोड़ा सा दूर जा रही है ना, सही बात ना। तो इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से ये 2 बार रिफ्रैक्शन होगा ना, और इसकी वजह से अगर ये ओरिजिनल लाइट, समझो ये ग्लास स्लैब नहीं होता, तो ये जो ओरिजिनल लाइट पास हो रही है ना, फिर वो ओरिजिनल लाइट ये डॉट करके दी गई है, ये डॉटेड लाइन करके बनाई हुई है, कि ये जो ओरिजिनल लाइन यहाँ पर पास हो रही है, वो ओरिजिनल लाइन यहाँ जाती, लेकिन रिफ्रैक्शन होकर ये लाइट कहाँ पे आ रही है, यहाँ। जबकि अगर ओरिजिनल लाइट होती ये ग्लास के बिना, तो लाइट यहाँ पर होती। तो थोड़ी सी प्लेस बदल जाती है ना, जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया कि ये लाइट सीधी यहाँ जाती, लेकिन थोड़ी सी प्लेस यहाँ बदल गई ना। ये जो थोड़ी सी प्लेस चेंज हो जाती है ना, इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या कहते हैं? लेटरल शिफ्ट, थोड़ा सा चेंज, सही बात है ना। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से भी रिफ्रैक्शन कैसे हुआ वो ध्यान आया ना। अब इस पर से हम लोग जो है वो आगे के इनके रूल्स, रिफ्रैक्शन के दूसरे कुछ रूल्स, और फाइनली कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस से कैसी इमेजेस बनती है, वो लास्ट पॉइंट अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।